अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं HTML सीरीज़ का। तो आइए आगाज़ करते हैं लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 3 का आगाज़ करने से पहले मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा फ़ोल्डर जिसमें साइट पड़ी हुई है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई डिस्टर्ब्ड है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर, जिस फ़ोल्डर में साइट पड़ी हुई है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट में हमें आसानी हो। तो सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो ये है कि जो भी इमेजेस हमारे पेज में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम एक अलग फोल्डर में डाल लेते हैं मैनेजमेंट पर्पस के लिए। सो न्यू, एंड देन यहाँ से न्यू करेंगे, यहाँ से इमेजेस लेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, इसको हम इमेजेस का नाम देंगे और अपने वेबसाइट पर इस्तेमाल होने वाले तमाम इमेजेस, ये जो हमारे डिज़ाइन इमेजेस हैं, मेन डिज़ाइन है हमारा, ये PSD, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये जो इमेजेस पेज पर इस्तेमाल हो रहे हैं इन सब को हम इमेजेस फोल्डर में डाल देंगे। इसके बाद ये जो हमारी डिज़ाइन है इसको हम अलग फोल्डर में डाल लेते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे नहीं आएंगे, लेकिन हम इनको रेफरेंस करते रहेंगे क्योंकि इन्हीं की मदद से हमने पेज बनाना है। तो इनको हम डिज़ाइन फोल्डर में डाल लेते हैं। अब हमारी जो वेबसाइट है, वो जो फोल्डर है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। इस तरह से होता है। जो हमारे CSS एलिमेंट्स होते हैं वो हम CSS फोल्डर में डाल लेते हैं, और जस्ट जो हमारा रूट फोल्डर होता है उसमें जस्ट HTML फाइल्स ही होती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होता है उसको हम फोल्डर्स में अरेंज कर लेते हैं। अब चूंकि हमारा जो इमेजेस हैं वो इमेजेस फोल्डर में जा चुके हैं, तो हमें यहाँ पे जाके जो पेज पर इमेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, जब हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोगो है ये डायरेक्ट उस वक्त मौजूद था। अब लोगो डायरेक्ट नहीं है, लोगो हमारा फोल्डर में है, तो हम यहाँ पे फोल्डर का नाम साथ में लिख देंगे। सेम एज इट इज हम इन इमेजेस के साथ भी करेंगे जो हमने नीचे इस्तेमाल किए हैं। ये काम हम शुरू में ही कर लेंगे, पहले लेसन में नहीं किया था ताकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल रहे। अब हम ये काम कर लेंगे और रिफ्रेश करेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो हमारे अब इमेजेस फोल्डर में से कॉल हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है वो करने जाएंगे। मेन्यू हमने बनाना था, तो हम मेन्यू की तरफ जाएंगे। मैं PSD ओपन कर लेता हूँ, फिर दोबारा आपसे बात करते हैं जी। तो अब हम मेन्यू बनाने की तरफ जाते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन हमने लास्ट लेसन में कर लिया था, अब हम ये मेन्यू बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने इनको लेबल कर दिया है। जो आउटर मेरी बिल्कुल आउटर डिव है इसको मैंने हेडर नाम दिया हुआ है, क्लास हेडर है इसकी, और दूसरा जो इसके अंदर डिव है इसको मैंने क्लास इनर दी हुई है, तो मैंने इनर इसके साथ लिख दिया है। अब हमने मेन्यू बनाने जाना है। तो मेन्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन्यू की जो डिव है, सबसे आउटर डिव जो मेन्यू की है वो इनर डिव के अंदर है, हेडर और इनर दोनों के अंदर है। तो हम अब एक डिव बनाने जाएंगे जो कि इनर के अंदर होगी, और सोशल, ये सोशल डिव थी, सोशल के बाद और इनर के अंदर होगी। ये मेरी सोशल है, राइट क्लिक करता हूं और सेलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, जब हमने डिव्स पर फ्लोट्स लगाए हुए होते हैं, तो मसलन इस लोगो डिव पर फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है और इस सोशल डिव पर फ्लोट राइट लगा हुआ है। जब हमने अपने HTML में फ्लोट्स लगाए होते हैं, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, दो डिव्स के ऊपर, तो उसके नीचे हम यहाँ पर, जब ये लोगो और इनर डिव क्लोज होगी, तो इसके नीचे हम एक डिव लगा देते हैं, डिव स्टाइल क्लियर बोथ। हम इसके साथ भी चेक करेंगे और इसके बगैर भी चेक करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है। मैं अभी इस क्लियर बोथ लगा दी है, तो इसके साथ अभी हम चेक, वो तो नॉर्मली डेवलपमेंट में हो जाता है, लेकिन जब हम इसको उड़ा के भी चेक करेंगे कि इसको उड़ाने के बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें इसको लगाना पड़े। अब हम इनर डिव के अंदर, ये मैंने इनर डिव का बाउंड्रीज चेक करता हूँ कहाँ से शुरू हो रही कहाँ तक। इनर डिव जो है यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पर खड़े होके हम सोशल डिव के बाद और इनर डिव के अंदर अब हम मेन्यू डिव बनाएंगे।
और इस मेन्यू डिव के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेआउट में 1 2 3 4 5 6 इस मेन्यू डिव के अंदर 6 लिंक्स मौजूद हैं। ये लिंक्स होंगे, मसलन अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हम अबाउट अस पे चले जाएंगे, फॉर यू प्राइवेट पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर यू की तरफ चला जाएगा, फॉर योर बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे चला जाएगा। सो ये लिंक्स हैं जो कि हमें डिफरेंट पेजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लिंक बनाने के लिए जो हमारे पास टैग मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं एंकर टैग। ये बनाया जाता है, लिखा जाता है इस तरह से ग्रेटर देन साइन और ए। अब ये मेरा एंकर टैग स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मुझे इसमें एचरेफ देना होता है। एचरेफ में वो एड्रेस होता है जिस पेज की तरफ मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद मैं एंकर को क्लोज कर लूंगा। इसमें एक ही चीज है, उसका लिंक, और उसके बाद एंकर का क्लोजिंग टैग लगा दूंगा और इसमें मैं इसकी हेडिंग दे दूंगा जो कि डिस्प्ले होनी है। अब होम यहां पे डिस्प्ले होना है तो मैंने इसमें होम लिख दिया। नेक्स्ट जो होगा, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना लेता हूं जिसका नाम होगा अबाउट अस। और इसी तरह से हम जितने भी हैं वो बना लेते हैं। मैं इधर कॉपी पेस्ट करके तो दोबारा फिर आप वीडियो कंटिन्यू करता हूं। जी, मैंने सारे एंकर टैग्स डालनी है, यानी कि सारे लिंक्स मैंने डाल लिए हैं। लिंक एंकर टैग डालने का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बता दिया था। इसका ए से हम स्टार्ट करेंगे, एचरेफ लिखेंगे और एचरेफ के अंदर विद इन डबल कोट्स यहाँ पर वो एड्रेस दिया जाएगा जो पेज हम ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं index.html लिख देता हूँ। यह मेरा एक पेज तैयार है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस इंडेक्स पेज पर हम आ जाएंगे। अब हम फ्रंट एंड पे चेक करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। रिफ्रेश किया, मेन्यू मेरा आ गया है और इसमें सारे जो चीज़ें मुझे हैंड साइन नज़र आ रहा है, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये सारे जो हैं वो लिंक्स बन चुके हैं। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरी आउटर मेन्यू डिव है। इसको एक कलर गिवन है डिज़ाइन के अंदर, अगर आप देख सकते हैं तो ये एक आउटर कलर गिवन है। कलर लेने के लिए मेरे पास ये कलर आई ड्रॉप टूल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। टूल लेके मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरा जो कलर सेलेक्ट होके यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और ये मेरा कलर कोड है। कलर कोड लेने का मकसद ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट कलर आ जाएगा कि इसके जो बैकग्राउंड का कलर है क्या। अब राइट साइड पे CSS साइड पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। उसने मुझे डॉट मेन्यू क्लास ऑटोमेटिकली बना दिया। नाम जो होता है क्लास का, अगर वो मेन्यू है तो उसकी जो क्लास बनेगी CSS में वो बनेगी डॉट मेन्यू। अब इसको मैं करके कलर मैंने सिलेक्ट किया। बैक को जो कमांड है बैकग्राउंड कलर के लिए वो है बैकग्राउंड हैश के बाद मैं कलर कोड जो मैंने किया था वो डिस्प्ले करवा दिया। लें जी, मेन्यू का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसमें ऊपर नीचे देख सकते हैं, डिज़ाइन को रेफर कर लेते हैं डायरेक्टली ताकि आसानी से नजर आ सके। देख सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में भी कुछ स्पेस है, ऊपर भी कुछ स्पेस है और बॉटम में भी कुछ स्पेस है, और वही स्पेस हम राइट साइड पे भी दे देंगे ताकि सिमेट्रिक रहे डिज़ाइन हमारा। सो मैं इसको, अगर मैंने विद इन दिस मेन्यू डिव के अंदर मैंने कुछ अंदर की तरफ स्पेस देनी है तो उसके लिए कमांड है पैडिंग 0 0 0 0। इस तरह मैं 4 0 डाल लूंगा। पहला 0 जो है उसको मैं बढ़ाता हूं। पहला 0 रिप्रेजेंट्स टॉप। शिफ्ट का बटन दबा के जब मैं अप की दबाऊंगा तो 10-10 के फर्क से वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। 9 10 टॉप पे हो गया, पहला टॉप के लिए, दूसरा राइट के लिए शिफ्ट अप की, तीसरा बॉटम के लिए शिफ्ट अप की और चौथा लेफ्ट के लिए शिफ्ट अप की। 9 मैं इसको 15 कर लेता हूं। और अगर मुझे चारों साइडों पे एक ही पैडिंग देनी है, 4 साइडों पे अलग अलग पैडिंग देने के लिए, अगर मैंने चारों साइडों पे एक ही पैडिंग देनी है तो मैं यहाँ पे जस्ट 15 px लिख दूंगा तो वो चारों साइडों पर 15 आ जाएगी। मैं इसको 18 के करीब कर लेता हूँ। अभी मैं अंदाजे से डेवलपमेंट करनी है
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट डेवलपमेंट कैसी होती है, लेकिन इस वक्त मैंने अंदाजे से डेवलपमेंट करनी है। तो ये मेरा डॉट मेन्यू बन चुका है। राइट क्लिक करके कॉपी रूल करूंगा और इसको लाके मैं अपनी फाइल में यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर फेंक दूंगा। सेव किया और रिफ्रेश किया और जो क्लास है वो इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब आप विजिबली अगर देखें तो बेशक के टॉप और बॉटम का मार्जिन हमने 15-15 रखा है, लेकिन विजिबली नीचे जो बॉटम है उसका मार्जिन मुझे थोड़ा कम नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली सेम है लेकिन विजिबली 18-18 रखा है मैंने। प्रैक्टिकली सेम है लेकिन विजिबली जो है बॉटम हमें कम नजर आ रहा है। इस मकसद के लिए हम जो है ना इसको अलग अलग करके देते हैं, 18, 18, 18 और 18। अब हम बॉटम वाले को, ये हमारा थर्ड वन बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब विजिबली जो है ना ये सेम नजर आ रहा है। राइट क्लिक करके कॉपी रूल करेंगे और इसको हम जाके ओवरराइट करवा देंगे जो हमने CS यहाँ पे बनाई है। हम इस बेसिकली स्टाइल शीट को इस वक्त पेज के ऊपर ही रख रहे हैं, लेकिन ये इसका मुनासिब तरीका नहीं है। इसको अलग से एक फाइल में रखा जाता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इनिशियल डेवलपमेंट है तो हम यहाँ पर ही रखेंगे। इस तरह से चलने में भी तेज होगा, पेज ज़रा तेजी से लोड होगा और कोड स्टोर करने में भी आसानी हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा ये कलर है, जो डिजाइन है इसमें कलर ये वाइट है। सो कलर वाइट कैसे होगा? इसमें मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, ये एंकर पर आ गया। अब इस एंकर को मैंने कलर देना है। अच्छा, एक काम तो ये हो सकता था कि मैं इन एंकर्स को अलग अलग क्लासेस असाइन करता। फॉर एग्जांपल क्लास A1, क्लास A2, A3, A4, A5 और इन तमाम को अलग अलग कलर्स असाइन कर देता। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो इसकी आउटर डिव है उसके रेफरेंस से ये इनर टैग को जो है ना वो लिंक करवाने की या रेफरेंस करवाने की कोशिश करता हूं। मेन्यू के अंदर A मौजूद है। इसका करने का तरीकाकार क्या है कि मैं मेन्यू के लिए एक क्लास बना लेता हूं और इसके आगे स्पेस डाल के A लिख देता हूं। नाउ इट शोज मेन्यू के अंदर जो A क्लास है। अगर मेन्यू के अंदर 2 A है तो दोनों A का डिजाइन कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको देता हूं कलर FFF 6 Fs फॉर वाइट कलर। नाउ मेन्यू के अंदर जितने भी एंकर थे सारे वाइट हो गए हैं। सो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी आउटर ऑब्जेक्ट में मौजूद है, आउटर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम किसी भी इनर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस या उस पर क्लास अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे एंकर के नीचे अंडरलाइन आ रहा है जो कि हमारे डिजाइन का हिस्सा नहीं है, तो हम इसमें से अंडरलाइन जो है वो खत्म करवा देंगे। खत्म करवाने के लिए फ्रंट एंड पे दोबारा आते हैं, एंकर पे मैं आ जाता हूं। इसको मैं कहता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन। द प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट डेकोरेशन। ये जो अंडरलाइन आ रहा होता है ये बेसिकली टेक्स्ट की डेकोरेशन होती है और हम इसको कहते हैं नन। नन किया तो हर किस्म की डेकोरेशन इस पे से हट चुकी है, इंक्लूडिंग द अंडरलाइन। अगर मैं किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दूंगा, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो फोर्सफुली अंडरलाइन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो लिंक्स होते हैं वो अंडरलाइंड होते हैं, तो हमें नॉर्मली अंडरलाइन को खत्म ही करना होता है, अंडरलाइन बनाना जरा हमें कम ही होता है। अच्छा, इसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है मेरे डिज़ाइन के हिसाब से। डिज़ाइन में एरियल लगा हुआ है, लेकिन ये जो स्टाइल है ये मुझे टाइम्स न्यू रोमन लग रहा है, ये कोई और है। तो हम इसके डिज़ाइन को, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। स्टाइल जो है फॉन्ट स्टाइल CSS में फॉन्ट स्टाइल एज फॉन्ट स्टाइल ही रेफरेंस नहीं होता, बल्कि उसका होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट एंड देन फैमिली। फॉन्ट फैमिली इज एरियल। लीजिए मेरी फॉन्ट फैमिली एरियल हो गई है और इसके साथ मैं फॉन्ट साइज लगा देता हूं 12px। चूंकि ये मुझे थोड़ा छोटा सा ही लग रहा है तो मैं इसको 12 नहीं तो 13 कर दूंगा और यहाँ पे हमारा काम अप एरो की और डाउन एरो की से ये साइजेस बड़े छोटे हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में जो साइज है वो यही है। इसके बाद इन एलिमेंट्स में कुछ फासला भी है। अब एंकर की अंदर फासला देना है तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है। उसके लिए यूज होती है पैडिंग। पैडिंग दूंगा, पैडिंग थोड़ा सा लिखूंगा, ऑटोमेटिकली वो मुझे
असिस्टेंस देगा 0 0 0 0। नाउ इसको मैं राइट साइड पैडिंग देता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सो मैं इसको राइट साइड की पैडिंग देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इस पे होवर करूंगा माउस से तो मुझे नजर आएगा कि पैडिंग जो है वो राइट साइड पे नजर आ रही है। यहां पर मुझे पैडिंग ब्लू कलर में नजर आएगी, यू कैन सी। अगर मैं टॉप से पैडिंग देता हूं, देनी नहीं है लेकिन फॉर समझने के लिए, ये मैं टॉप से पैडिंग दे रहा हूं, ये बॉटम पैडिंग है, ये लेफ्ट पैडिंग है। अच्छा, इसमें एक और बात आप समझ लें कि जो हमारा एंकर होता है ये इन लाइन एलिमेंट होता है। अगर मैं इसको पैडिंग दे रहा हूं तो इसने अपनी जगह पूरी कवर नहीं की हुई है, इसको बोलते हैं इन लाइन एलिमेंट। लेफ्ट के अलावा फॉर एग्जाम्पल बॉटम देता हूं तो बॉटम जो पैडिंग है वो नीचे तो जा रही है लेकिन बेसिकली वो प्रैक्टिकली अपनी जगह नहीं ले रहा है। जितनी जगह रिक्वायर्ड है उतनी है, उसके अलावा पैडिंग जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। सो इससे पता चलता है कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन और ब्लॉक। सो जो एंकर है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। कॉपी रूल करता हूं और इसको मैं CSS में डाल देता हूं। लेकिन ये हमारा मेन्यू भी तैयार हो चुका है। इस लेवल पे एक कॉन्सेप्ट और हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं होवर। जब मैं इस पर माउस लेकर आ रहा हूं तो ये इस वक्त मैं बेसिकली अबाउट अस पर होवर कर रहा हूं, या टेक्निकली मैं एंकर के ऊपर होवर कर रहा हूं। जो मेन्यू के अंदर मेन्यू डिफ में जो एंकर है उस पर होवर कर रहा हूं। तो नॉर्मली होता ही है कि जब हम होवर करते हैं तो चीज का जो कलर है, जो नीचे टेक्स्ट है, ऐसा कलर चेंज होता है नॉर्मली वेबसाइट्स पे। तो वो चेंज कैसे होगा, उसके लिए हमें होवर क्लास बनानी पड़ेगी। होवर क्लास बनाना एक इंतहाई आसान काम है। मैं एंकर वाले इसका नाम कॉपी कर लेता हूं, मेन्यू एंकर कॉपी कर लिया, न्यू क्लास ऐड की और यहां पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगा के लिखा होवर। अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं कि जब इसके ऊपर माउस आएगा तो क्या होगा। सो होवर होगा तो जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। CCC इज लाइक अ ग्रे शेड। सो जब इस पर होवर होगा तो ये जो टेक्स्ट है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ये देखें टेक्स्ट ग्रे कलर का हो रहा है। अगर विजिबली नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको 0 0 0 कर दूंगा, 0 0 0 फॉर ब्लैक। अब जब होवर करूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि जब होवर हो तो अंडरलाइन भी हो ये जगह। तो इसके लिए जैसे हमने पहले पढ़ा था, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं कह दूंगा अंडरलाइन। अब होवर होने पर ये अंडरलाइन होगा, चेक कर लेते हैं। देखें होवर होने पर ये अंडरलाइन हो रहा है। इसके अलावा हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इस वक्त हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं। मसलन मेरे डिजाइन में ये जो अबाउट अस है, ये जो मेन्यू आइटम्स हैं, ये कैपिटल्स में हैं। तो कैपिटल्स में मैं कैसे करूंगा, तमाम टेक्स्ट बेसिकली लिखा हुआ ये स्मॉल्स में और कैपिटल मिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये कैपिटल में हो जाए तो मैं इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म और ये हो जाएगा अपर। अब मेरा तमाम टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो गया। इन प्रॉपर्टीज को याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमें ये चीजें याद होती भी जाएंगी। अच्छा, जिसकी होवर प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जो कि ये देखिए। अच्छा, ये होवर है मेरा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इस लेवल पे एक और चीज देखने को मिली, वो ये कि मसले मैंने इसकी होवर क्लास बनाई है। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अब ये मैं इस पे होवर कर रहा हूँ और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो रहा है और अंडरलाइन हो रहा है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस एंकर पे एक्चुअली होवर क्लास क्या लगी हुई है, होवर कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो वो चेक करने के लिए राइट साइड पे ये CSS पैन में ये HOV की टेक्स्ट अवेलेबल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, HOV एनेबल हो गया। अब यहां से मैं देखना चाहता हूं होवर क्या लगा हुआ है। क्लिक करूंगा तो जो इस ऑब्जेक्ट पे होवर लगा हुआ है वो मुझे नीचे क्लास होवर की दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मुझे होवर क्लास नहीं दिखाएगा, बल्कि होवर क्लास देखने के लिए मुझे ये दो काम करने पड़ेंगे। होवर को एक्टिवेट करना होगा और यहां से चेक बॉक्स चेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे होवर की क्लास दिखा देगा कि इस पर होवर ये लगा हुआ है।
अच्छा जी, अब इस लेवल पे ऑलमोस्ट हमारा डिजाइन जो है वो मेरा ख्याल है कि वी आर वेरी क्लोज टू दिस थिंग, बट वन थिंग, एक चीज अभी भी मिसिंग है कि ये जो इसका फासला है ये काफी ज्यादा है बनिस्बत मेरे इस फासले के। एक तो फासला मुझे इस लोगों को ऊपर से देना है, एक फासला मुझे यहाँ नीचे से देना है। दोनों फासले, सबसे पहले मैं मेन्यू को फासला देता हूं ऊपर से। अब अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटसाइड कुछ फासला देना है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो होती है मार्जिन। मेन्यू पे आ गया मैं, यहां पे मैं मार्जिन 0 0 0 0, अब मैं पहला वाला टॉप मार्जिन है, आप देख सकते हैं टॉप मार्जिन दे रहा हूं और टॉप से फासला बढ़ रहा है। अगर मैं इस वक्त बॉटम मार्जिन दूंगा तो मुझे बॉटम मार्जिन जो है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन टॉप मार्जिन मुझे आसानी से नजर आ रहा है, तो मैं टॉप मार्जिन इसको आराम से दे सकता हूं 20px। ये मेन्यू क्लास थी, मार्जिन मैंने दे दिया। अब अगर आप समझना चाहते हैं तो जो पैडिंग है वो इनसाइड गैप होता है और जो मार्जिन है वो आउटसाइड गैप होता है। आउटसाइड हम कितना गैप देना चाहते हैं। इसके अलावा इसको टॉप से कुछ जगह चाहिए, लोगो थोड़ा सा नीचे है डिजाइन के मुताबिक, सो हम लोगो को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ी गड़बड़ होने का अंदेशा है, लेकिन इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। ये मेरी लोगो डिव है, इसको टॉप से थोड़ा फासला मुझे बढ़ाना है, तो मैं इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन 0 0 0 0। चारों के चारों इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं, या अगर मैं सिर्फ टॉप मार्जिन को टारगेट करना चाह रहा हूं तो मैं मार्जिन इसके आगे डैश लगा के टॉप लिख दूंगा, तो अब टॉप मार्जिन टारगेट हो रहा है। टॉप मार्जिन 10px, देखिए जी लोगों का फासला ऊपर से बढ़ गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साइड का फासला नहीं बढ़ रहा। अगर मैं अक्लमंद होता और उस वक्त इन दोनों को मैं एक डिव में इनक्लोज कर लेता, इसकी इन दोनों के बाहर भी एक डिव होती, तो मैं जस्ट उसको टॉप मार्जिन देता और दोनों चीजें जो एट द सेम टाइम नीचे आई थी, लेकिन मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया। अब मुझे ये दो जगह पर मार्जिन देना पड़ेगा, एक लोगो में और दूसरा सोशल में। लोगो वाला देके मैं इसको सेव करवाता हूं और सोशल वाले को भी यहां से टॉप मार्जिन कॉपी करके, या मैं यहां पर लेके दिखा लेता हूं आपको। यहां पर आए, इंस्पेक्ट किया, ये मेरा सोशल आ गया है, इसको मैं टॉप मार्जिन देता हूं, मार्जिन डैश टॉप, और ये था 18px। अब देखें ये भी ऊपर नीचे मूव कर रहा है जहां तक हम लाना चाहते हैं। और अगर मैं दो मौजूद है माशाल्लाह, ये मेरी मिस्टेक है, इसको मैं उड़ा लेता हूं। अगर मैं उसी वक्त यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता तो उस वक्त भी हो जाता, लेकिन चलो प्रैक्टिकली हमने देख लिया, अच्छा हो गया। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रेश करूंगा और चेक करूंगा आया कि आ रहा है जी, जो कुछ हमने बनाया है वो एज इट इज आ रहा है। इसके बाद हमारा इससे निचला पोर्शन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ब्लॉक, दिस ब्लॉक। ये बेसिकली हमारा स्लाइडर ब्लॉक है। यहां पर नॉर्मली एक बड़ा सा इमेज, वेबसाइट में बड़ा सा इमेज होता है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होता है, इसको हम स्लाइडर बोलते हैं या बैनर बोलते हैं। तो अब हमारा बैनर पोर्शन का आगाज हो रहा है। हम इसको कॉपी करके एक अलग फाइल में सेव करते हैं और इसके ब्लॉक्स बनाते हैं कि इसमें कितने ब्लॉक्स मौजूद हैं। कॉपी न्यू, ओके, एंड पेस्ट कर लिया। हमारा जो बैनर है वो अलग आ गया। मैं इसको अलग pst फाइल सेव कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम रेफरेंस में आसानी हो। साइट में डिज़ाइन फोल्डर बनाया है और इसमें मैं बैनर .psd इस वक्त सेव कर रहा हूं, और ये वो psd है जिसके ऊपर मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, इसका काम, इसका ताल्लुक डेवलपमेंट से कोई नहीं है, हमारे समझने के लिए। सबसे पहले इस बैनर में एक आउटर डिव है जो कि पूरी की पूरी यहां से यहां तक जा रही है, बेसिकली पूरी पूरी जा रही है, लेकिन मैं पूरी पूरी बनाऊंगा तो वो नजर नहीं आएगी। एक हम इसके बाद इसके अंदर एक डिव है ये वाली, इस डिव के अंदर ऊपर से कुछ पैडिंग गिवन है, लेफ्ट साइड से पैडिंग गिवन है। ये हमारा एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट डालने के लिए हम हेडर टैग इस्तेमाल करते हैं, वो मैं भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे।
दूसरा एक ये टेक्स्ट है, ये हमारा दूसरा हेडर टैग होगा जिसमें हम H2 इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा पैराग्राफ आ रहा है, स्मॉल टेक्स्ट है तो इसके लिए हम पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एंकर है, बेसिकली इस पर क्लिक करने पे हम किसी दूसरे पेज की तरफ, मसलन कॉन्टेक्ट अस पेज की तरफ जाएंगे तो ये हमारा एंकर होगा। लेबल मैं कर सकता हूं लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो अभी हम लेबल नहीं करते। एक आउटर डिव चाहिए, उस डिव के अंदर एक डिव चाहिए, और उस अंदर वाली डिव के अंदर एक H1, एक H2, एक P और एक एंकर चाहिए। H1 हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, H1 टैग। अगर हमने मोटा सा कोई हेडिंग देनी हो तो हम उसके लिए H1 या हेडिंग 1 टैग इस्तेमाल करते हैं। उससे छोटी हेडिंग देनी हो तो H2 हेडिंग 2 टैग इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ हो तो, छोटा टेक्स्ट पे लिखा हुआ पैराग्राफ हो तो P, और लिंक बनाने के लिए एंकर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड ब्लॉक जिसमें हम स्लाइडर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, फाइल में सेव कर लेता हूं। अब हम इसका डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। हेडर हमारा खत्म हो गया। यहां से हम राइट क्लिक करके एडिट टैग करते हैं, एस्केप का बटन दबाएंगे और ये हमारा टैग, यहां पर हमारा हेडर जो ब्लॉक वो खत्म हो रहा है। एंटर मारा। अब यहां से हम डिव क्लास बैनर का हमने आगाज कर दिया। बैनर डिव के अंदर जैसा कि हमने देखा था, ये हमारी बैनर डिव होगी, इसकी विड्थ 100% होगी। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरी डिव है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो हम वो डिव बना लेते हैं। क्लास बैनर अंडरस्कोर टेक्स्ट। क्लास के नाम में स्पेस नहीं होगी, स्पेस की जगह पर हम अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखनी है। और डिव क्लोज कर ली। अब इस बैनर टेक्स्ट डिव के अंदर, इस डिव के अंदर एक H1 है, एक H2 है और एक P है। सो H1 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये H1 है, H1 क्लोज कर लेंगे। एक H2 है, H2 क्लोज कर लेंगे। एक P है और एक एंकर है, href, इसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, मैं इनका टेक्स्ट लिखता हूं, H1 के अंदर इसका टेक्स्ट, H2 के अंदर टेक्स्ट और HP के अंदर टेक्स्ट। उस दौरान वीडियो पॉज कर लेता हूं और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, टेक्स्ट हमने लिख लिया है। अब हम फ्रंट एंड पे जाके इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। लें जी, टेक्स्ट वगैरह हमारा आ चुका है। अब हमें सबसे पहले तो ये जो हमारी हेडर आउटर है, ये वाला बैनर आउटर, ये सारी की सारी, एक तो ये 100% होगी। अच्छा जी, अब हम इस बैनर आउटर को, अपना ये जो इमेज है ये इस पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मुझे वो इमेज चाहिए जो कि मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूं, तो मैं एक इमेज जो है वो ले लेता हूं और फिर उसको लगा के ट्राई करते हैं। अच्छा, ये हमने एक इमेज ले लिया है, इसको हम इस इमेज का नाम रीनेम कर लेते हैं, bnr.jpg हमारा इमेज का नाम है, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर आया मैं आउटर में और मुझे पता है कि जो इमेज मैंने लिया है उसका नाम है bnr और ये पड़ा है मेरा इमेज फोल्डर के अंदर। तो मैं अब फ्रंट एंड पे आऊँगा, इसको इमेज चाहिए, इस डिव को, ये जो रेक्टेंगुलर नज़र आ रही है बैनर डिव, इसको इमेज लगाने के लिए डॉट बैनर क्लास बनाई। बैकग्राउंड में हमने जो पहले हमने कलर लगाया था, अब हम बैकग्राउंड में इमेज लगाने जाएंगे। सो बैकग्राउंड एंड डैश इमेज, बैकग्राउंड में हम इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड डैश इमेज। इसमें हमें उस इमेज का लिंक देना होगा, URL लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट बंद, सिंगल कोट्स, images /bnr.jpg। लें जी, इमेज हमारा आ चुका है। सादा सी स्टेटमेंट है। मैं ये पूरा का पूरा जो फाइल, जो फोल्डर में बना रहा हूँ, इसकी जिप बना के मैं लेसन के एंड पे
अपलोड कर दूंगा रिसोर्स में, अपने रिसोर्स फोल्डर में, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपके पास मिल जाएंगी। अभी हम इसको समझने में ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं। अच्छा जी, बैनर इमेज हमारा आ गया। अब इमेज क्योंकि छोटा था तो उसने जो है 3 दफ़ा वो इमेज डाल दिया। इसको हम इसकी रिपीट नेचर बोलते हैं। बैकग्राउंड रिपीट होता है ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड रिपीट होता है। अब हम कहेंगे बैकग्राउंड रिपीटिंग को ख़त्म करेंगे, बैकग्राउंड डैश रिपीट, ये दूसरी बैकग्राउंड के बारे में, और हम कहेंगे नन। बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीट, जो लफ्ज जो वर्ड है नो रिपीट, ये ऑटोमेटिकली आते हैं बैकग्राउंड। और इसके बाद अगर इसकी डिफरेंट हेल्प्स हमें मिल जाएंगी, डिफरेंट इसके जो जो ऑप्शन हम इसके साथ इस्तेमाल करें। रिपीट एक्स मीन एक्स डायरेक्शन में रिपीट करो, रिपीट वाई मसलन वाई डायरेक्शन मीन रिपीट एक्स हॉरिजॉन्टली रिपीट करो, रिपीट वाई वर्टिकली रिपीट करो। अब हम इसको कह रहे हैं नो रिपीट, सो दैट मीन्स के रिपीट ना करो। उसके बाद बैकग्राउंड का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, पूरा नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक और इंस्ट्रक्शन है बैकग्राउंड डैश साइज। और बैकग्राउंड साइज में मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कवर, कंटेन। इसमें से जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है कवर, जो कि उसने अभी कवर, हाँ जी कवर कर लिया है। सो बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर हो गया, और इसने पूरा का पूरा जो डिव थी मेरी, बेसिकली डिव को कवर किया, पूरी स्क्रीन को कवर नहीं किया, लेकिन जितनी डिव, जिस डिव के अंदर मैंने ये बैकग्राउंड इमेज लगाया था उसको उसने कवर कर लिया। इसके बाद मैं इसकी कुछ हाइट दे लूंगा, जितनी हाइट मेरे बैनर की है। सो हाइट इज इक्वल टू 500 px। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हाइट नहीं दी जाती है, हाइट को इंतहाई बुरा समझा जाता है, लेकिन जहां पर कंपलसरी हो वहां पर हम हाइट जो है वो दे लेते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ले जी, हमारा जो है ना ये बन चुका है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा इमेज आ चुका है, इसमें कुछ चीज़ें जो कि कंफ्यूजिंग है, जो कि देखता हूं मैं ये क्या है कि ऊपर गैप क्यों आ रहा है। जब इंस्टेंटली ऊपर ये हमारी हेडर डिव क्लोज हुई है, साथ ही बैनर स्टार्ट हुआ, तो बीच में गैप क्यों है, ये हम देख लेते हैं कि गैप क्यों है, वो ढूंढ लेंगे। अच्छा, अभी तो हम इसको बैकग्राउंड बैनर को बैकग्राउंड लगा देते हैं। कॉपी किया और इसको जाकर मैं सेव कर देता हूँ, तो बैनर पे बैकग्राउंड आ गया है। अच्छा, जो डेवलपमेंट होता है इसका एक बहुत बुनियादी असूल होता है, वो ये है कि जो जो काम हो रहे हैं वो पहले कर लो, और जो काम लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या ये एक अजीबोगरीब एक रूटीन से हटके को काम नजर आ रहा होता है, तो उसको फिर आप कहते हैं कि हम इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी हम जो काम आसानी से हो रहे हैं वो करते जाते हैं। इसके बाद हमारी ये इनर डिव, हमने बैनर इनर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डिव लगाई थी बैनर टेक्स्ट, तो अब इसको क्लास देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा इसकी क्लास बनाते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर था हमारा हैश 1 2 3 4 5 6 6F लिखेंगे तो बैकग्राउंड कलर वाइट आ जाएगा, वाइट फॉर 6Fs। उसके बाद इसकी विड्थ है 300 px, लें जी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद बिल्कुल टॉप के साथ वो कॉर्नर पे नहीं लगा हुआ, बल्कि जो हमारा डिज़ाइन के मुताबिक ये थोड़ा सा बीच में आया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से फासला है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से फासला है। एग्जैक्ट फासला हम नाप सकते हैं। फासला नापने के लिए ये लेयर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा सिलेक्शन टूल है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल N से न्यू, और ये जो हाइट है ये 147 आ रही है, मीन्स की जो ऊपर से फासला है वो 147 है। कैंसिल करना था, मैंने ओके कर दिया, जिसकी वजह से वो आगे चला गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब 147 टॉप से है, और ये जो है हमारा कॉपी न्यू, और ये 40 है, सॉरी 68 है विड्थ इसकी, मीन्स राइट से फासला 68 है, दिस इज लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से फासला 68 है, टॉप से 147। सो कैंसिल करूंगा। नाउ अब इसको मैं फासला देता हूं, मार्जिन टॉप और था वो 147 px, एंड मार्जिन लेफ्ट
ये है 48 px। अच्छा जी, इस जब मैंने मार्जिन टॉप किया तो ये ऊपर से बैनर इमेज भी साथ ही उठा के नीचे ले आया है, जिससे लग रहा है कि ये शराफत के साथ ये काम नहीं होने देगा। तो हम इसकी इस हरकत को माइंड नहीं करते। अब हम बजाय से कि हम इस डिव को मार्जिन देने की बजाय हम आउटर डिव को पैडिंग दे लेते हैं। इस डिव को मार्जिन देने की बजाय इस आउटर डिव को पैडिंग दे लेते हैं, पैडिंग टॉप। तो उस सूरत हाल में भी ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, पैडिंग टॉप 147 px। लीजिए, हमने पैडिंग टॉप 147 px दे ली और इससे हम मार्जिन टॉप जो है वो हटा देते हैं और मसला हमारा इस तरह से हल हो गया है। सो अगर कोई किसी किस्म की कोई डिव कोई अड़ी कर रही हो तो उस अड़ी का से निकलने का तरीकाकार क्या है कि उस तरीके को छोड़ के हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं काम। 100 तरीके से निकलते हैं, जिस तरीके से काम निकलेगा हम उस तरीके से निकाल देंगे। पेस्ट, और ये है बैनर टेक्स्ट। और अच्छा जी, रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं सारी क्लासेस आ गई कि नहीं। सारी क्लासेस आ गई हैं। अब हम इन तीनों को फॉर्मेट करेंगे और जो लेसन है वो यहाँ पर ही क्लोज करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद लेट्स फॉर्मेट इट। इंस्पेक्ट किया, मैंने कहा था H1 हेडिंग टैग है, इसको मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ। डिज़ाइन देने के लिए अब मेरी एक वेबसाइट, एक पेज पर बहुत सारे H1 टैग्स हो सकते हैं, तो मैं इस H1 को ऊपर वाले इससे रेफरेंस करवा लूँगा, जैसे मैंने एंकर को किया था मेन्यू की सूरत हाल में। सो H1 को ऊपर वाली डिव से रेफरेंस करवाने के लिए इसकी मैं क्लास बनाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक किया, ये क्लास आ गई H1। अब इसके अंदर जो H1 है उसको फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली एरियल, इसके अलावा ये सारा कैपिटल है। सो पहले डिस्कस किया था, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये हो गया मेरा अपर केस। थोड़ी सी विड्थ इसकी मुझे कम लग रही है, विड्थ में बढ़ा देता हूँ ताकि 2 लाइनों में न जाए। इसके बाद ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि बिल्कुल साइडों से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी ताकि इतना बुरा ना लगे जितना बुरा इस वक्त लग रहा है। तो मैं इस आउटर डिव को H1 को नहीं बल्कि इस वाइट वाली डिव को मैं पैडिंग दे लेता हूँ 10 px की। थोड़ी सी बेहतर अब ये लग रही है। अच्छा, इसके अलावा H1 जो हमारा हेडिंग टैग होता है, इसके ऊपर नीचे कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया हुआ होता है, ये टैग का हिस्सा है। यानी कि जब भी हमने हेडिंग देनी है तो हेडिंग में ऑटोमेटिकली ब्राउजर को पता है कि ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़नी है। तो ये आप देख सकते हैं, जब मैं H1 पे होवर कर रहा हूँ तो कुछ मार्जिन, जो येलो कलर में चीज़ शो हो रही होती है वो मार्जिन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें येलो कलर का मार्जिन अवेलेबल है, तो ये मार्जिन मैं 0 कर देता हूँ जी। मार्जिन 0 कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं इसका जो कलर है, फॉन्ट कलर, वो ले लेता हूँ। फॉन्ट कलर लेने के लिए ये मैं आई ड्रॉप ले लिया और इसको मैं यहाँ पर ला के क्लिक करूँगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ये कलर आ जाएगा। बेसिकली ये कलर और ये इसका कलर मुझे सेम लग रहा है, लेकिन मेरे पास कलर आ गया है। इसको क्लिक करूँगा, ये कलर कॉपी करूँगा, स्केप दबाऊँगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट कलर के लिए जो कमांड होती है वो कलर की इस्तेमाल होती है। पेस्ट, नहीं जी, कलर मेरा चेंज हो गया। ये होगी मेरी H1 की क्लास। कॉपी किया, फॉन्ट साइज अगर बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं किया। इसके बाद हम H2 की फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। H2 का जो है वो साइज़ थोड़ा सा छोटा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं लगा हुआ, और इसका जो कलर है मैं इसको थोड़ा जूम इन करके कलर ले लेता हूँ, मसले ख़त्म करें। लें जी, ये मैंने आल्ट कंट्रोल और आल्ट इकट्ठा दबाया हुआ है और माउस व्हील को रोटेट कर रहा हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट कर रहा है। कलर मेरे पास आ गया है, कलर मैं ले लेता हूँ कॉपी। अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ
फ्रंट एंड पे आया, H2 पर गया, राइट इस पे प्लस पे क्लिक किया, क्लास ऐड हो गई। इस H2 को मुझे इस क्लास के रेफरेंस से देना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। H2 पूरी पूरी असल में बेसिकली H1 H2 जो है वो हम बेसिकली पूरी साइट लेवल पे लगाते हैं, लेकिन जो बैनर का H1 H2 होता है उसका साइज जो है वो जो साइट पर H1 H2 से मुख्तलिफ होता है, तो हम इसको बैनर के साथ लिंक करेंगे क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं। बाकी पेज में जहाँ तमाम पेजेस में जहाँ H1 H2 यूज़ हो रहा होगा वो थोड़ा साइज में छोटे होंगे या डिफरेंट होंगे इससे, तो इसलिए मैं अभी बैनर टेक्स्ट के लिए H1 H2 सेपरेटली बना रहा हूँ। इसका कलर जो मैं वो लूँगा जो कॉपी किया हुआ है, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इस पे लगा हुआ मैं मार्जिन वो हटा देता हूँ, जैसा बताया था इस पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगा हुआ होता है, और कुछ मार्जिन मैं अपनी तरफ से इसको लगा देता हूँ। इसका फॉन्ट फैमिली में देता हूँ एरियल। लीजिए हमारा H2 भी रेडी हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं P। ये हमारा पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग बनाते हैं। इसको भी बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग गिवन है, येलो कलर की नज़र आ रही है। ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, अपनी तरफ से देना चाहे अपनी तरफ से दे सकते हैं, या इसको मैं इसी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। पैडिंग जो मार्जिन है वो छेड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर वही बात, P टैग हम इस आउटर डिव के रेफरेंस से लेंगे और इसको कहेंगे फॉन्ट डैश फैमिली एरियल। इसको हम कहेंगे फॉन्ट साइज 10px, थोड़ा छोटा ही है डिज़ाइन में तो हम थोड़ा छोटे ही रखेंगे। इसका जो कलर है वो भी थोड़ा यूनिक सा है, तो कलर भी ले ही लेते हैं। इसको मैंने जूम इन कर लिया है बहुत ज़्यादा, आल्ट कंट्रोल व्हील को रोटेट करके, आई ड्रॉप लिया हुआ है, कलर ले लिया है, डबल क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक पे वैसे तो खुल रहा है, डबल क्लिक करके कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जाके कलर जो है वो दे दूंगा। कलर नहीं जी, कलर भी आ गया। हमारा P टैग भी तैयार हो गया है बैनर टेक्स्ट का। कॉपी करके कॉपी रूल करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट अस जो है वो बटन है, जो कि एक एंकर है। अब इस एंकर को डिज़ाइन हम दे लेते हैं, बैनर टेक्स्ट के रेफरेंस से हम एंकर लेंगे। इसको हम कहेंगे बैकग्राउंड। इस वक्त हम ट्रायल के लिए CCC बैकग्राउंड दे देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। इसका जो कलर है वो मेरा ख्याल है वाइट है। इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो है एरियल। इसको हम पैडिंग लगा लेते हैं। अब मैं दो इस्तेमाल कर रहा हूं, पहला फॉर टॉप बॉटम, दूसरा लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। ठीक हो गया जी। अगर दो इस्तेमाल कर रहा हूं, तीन इस्तेमाल करूंगा तो टॉप राइट और बॉटम होगा। अच्छा जी, इसकी मैं डेकोरेशन उतार देता हूं, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, और इसको करता हूं नन, नीचे से अंडरलाइन खत्म हो गई। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे लेता हूं टॉप से। जब हमारा एलिमेंट इनलाइन होगा तो उस पर मार्जिन काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इनलाइन एलिमेंट पर मार्जिन काम नहीं करता। एंकर एक इनलाइन एलिमेंट है, ये इतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसको चाहिए, और इस पर मार्जिन जो है वो काम नहीं करेगा। इसको इनलाइन बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा ब्लॉक एलिमेंट्स को, ब्लॉक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट की खामी ये होती है कि ये वो फुल विड्थ होता है, उसको जितनी जगह मिलती है वो सारी की सारी घेर लेता है। तो जब हम एंकर या किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाते हैं तो फिर हमें उसके साथ विड्थ का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे मार्जिन देना है थोड़ा सा, तो मुझे इसको ब्लॉक बनाना होगा, तो मैं इसको ब्लॉक बना लेता हूँ। इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाने के लिए डिस्प्ले और ब्लॉक, अब ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट बन गया है, लेकिन अब ये पूरी स्पेस ले रहा है जितनी इसको मिल रही है, तो मुझे इसको विड्थ भी देनी होगी। अब विड्थ दे दी है तो ये टेक्स्ट होने लग गया है। टेक्स्ट को अपनी सेंटर में लाने के लिए मुझे एक होती है, हमने पहले भी इस्तेमाल की थी, उसको कहते हैं टेक्स्ट
अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट पे पहले से ही है, राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, और अगर सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, लेफ्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब हमारी मार्जिन जो है वो इस पे काम करेगा। इनलाइन एलिमेंट्स पर मार्जिन काम नहीं करता, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर मार्जिन जो है वो काम करता है। तो हम इसको पहले ब्लॉक बना लेंगे, जब ब्लॉक बनाएंगे फिर हम इसको विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ दे लेंगे, विड्थ देने के बाद फिर हम इसका टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, और ये हमारा बैनर जो है वो तैयार हो चुका है। एक चीज और है, मैं टाइम देखता हूँ कि वीडियो का टाइम कितना हो गया है, उसके बाद फिर देखते हैं टाइम है तो फिर वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी 45 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अब इसमें एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि जो बैनर होता है वो नॉर्मल साइट्स में इस तरह से बीच में गैप नहीं आ रहा होता, बल्कि जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल अपने एज पे जाके लगती हैं। इसको बिल्कुल फुल विड्थ होना चाहिए। अब ये गैप आ क्यों रहा है, इसको देखते हैं इसमें गैप क्यों आ रहा है। इंस्पेक्ट किया, ये देखें, ये बॉडी को जो है येलो कलर का नजर आ रहा है, तो येलो कलर हमारा तजर्बा ये कहता है कि येलो कलर स्टैंड्स फॉर मार्जिन। सो जो बॉडी टैग है इसको कुछ मार्जिन जो है वो दिया गया है, हमने नहीं दिया लेकिन ब्राउजर ने खुद से बॉडी टैग को मार्जिन दे दिया। तो हम बॉडी टैग, बॉडी लिखेंगे, बॉडी पर आएंगे, यहाँ से न्यू क्लास करेंगे तो बॉडी की क्लास उसने बना दी है, और इसको हम कहेंगे मार्जिन 0px। लो जी, बॉडी का मार्जिन खत्म हो गया और चीजें जो है वो एज पे जाके लग गई हैं। इसमें एक चीज और गौर करने वाली है, वो ये है कि ये जो इसके अपने एलिमेंट्स हैं, मसलन बॉडी हो गया, इनको बनाने के लिए हमें इनके साथ, इनके नामों के साथ डॉट नहीं लिखना होता है। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, भी आपको बता देते हैं कि जो क्लास हम दे रहे हैं डिव को, उसके साथ डॉट लिखना होता है, लेकिन जो टैग होता है उसके साथ डॉट नहीं लिखा जाता है, बगैर डॉट के ए लिखा है। अगर ए के साथ क्लास होती तो फिर वो क्लास के नाम अगर हमने लिखना होता तो डॉट के साथ लिखना होता, लेकिन जो टैग्स होते हैं उनके नामों के से पहले डॉट नहीं लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, H1 से पहले डॉट नहीं है, H2 इससे पहले डॉट नहीं है, P से पहले डॉट नहीं है, एंकर से पहले डॉट नहीं है। सो जो, लेकिन इससे पहले डॉट है, ये हमने खुद क्लास बनाई है, इससे पहले डॉट होगा। और जो क्लास हम खुद नहीं बनाएंगे, जो HTML के टैग्स हैं उनके साथ डॉट नहीं होगा। नहीं जी, यहाँ तक हमारा पेज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज हमने बैनर भी तकरीबन बना लिया है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे इसका तीसरा वाला, ये वाला, और उसके बाद ऑनवर्ड्स हम मूव करेंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कोई चीज़ मसला क्लियर नहीं हो रहा तब भी ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़, वो डाउट आपके दिमाग से क्लियर करवा दूँ। बहुत शुक्रिया, नाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।